मुंबई के कुर्ला वेस्ट स्थित दंतोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से संगठित व असंगठित कामगारों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जोनल डायरेक्टर व शिक्षण अधिकारी चंद्रसेन जगताप व उनके सहयोगी टीम ने लोगों को ट्रेनिंग दी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मिल रही सुविधाओं से लोगों को अवगत कराया। मुंबई के कुर्ला स्थित श्रमिक संस्थान जो श्रमिक शिक्षण संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ उस कार्यालय में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कई संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे जो श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो यहाँ स्थापित की गई है, यानी कुर्ला के कुर्ला वेस्ट में कहा जा सकता है, वहीं आज जो यहाँ के शिक्षण अधिकारी हैं वो लोगों को शिक्षित करेंगे, यानी कुछ समझाएंगे। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे जो कि श्रमिक संस्थान कई तरह के चलते हैं, जिनकी क्या व्यवस्था है केंद्र सरकार द्वारा किस तरीके की व्यवस्था मिल रही है, इस बात को बताएंगे। यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी हैं वो लोगों को अवगत कराएंगे और आने वाले समय में इनको जो है एक तरीके का फ़ायदा ही कहा जा सकता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम व्यवस्था दी जा रही है वो इनके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस बात की जानकारी यहाँ अभी कुछ ही क्षणों में शिक्षण अधिकारी आएंगे और वो लोगों को इस सम्मेलन में लोगों को जो है सम्मेलन में मार्गदर्शन करेंगे लोगों का और बताएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था जो है भारत सरकार द्वारा श्रमिक शिक्षण संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी हैं एजुकेशनल ऑफिसर जो कहा जा सकता है जगताप साहब, वो स्वयं आ चुके हैं, लोगों के बीच मौजूद हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कुछ और भी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं जो लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके की व्यवस्था दी जा रही है और क्या आगे भारत सरकार द्वारा होने वाला है, इस बात से अवगत कराएंगे शिक्षण अधिकारी और उनकी टीम। गुड आफ्टरनून। सगळ्यात पहिल्यांदा सर्व मान्यवरांचं दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा आणि विकास बोर्ड मुंबई विभाग यांच्या वतीनं मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। आपला 3 दिवसाचा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रशिक्षकांचं प्रशिक्षण या प्रशिक्षण कालावधीमध्ये आपण सगळेजण ह्या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल सगळ्यात पहिल्यांदा मी आपल्या सगळ्यांचं मनापासून आभारी आहे। आपल्याला ज्ञात आहे की 1958 मध्ये सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एज्युकेशन केंद्रीय श्रमिक शिक्षा आणि विकास बोर्ड ह्या संस्थेची स्थापना श्रम आणि रोजगार मंत्रालय भारत सरकारने स्थापन केली। आपल्याकडे दर 10 वर्षांनी लोकसंख्येची जनगणना केली जाते। याच्या अगोदर 2011 मध्ये जनगणना झाली, रिसेंटली आता 2021 मध्ये जनगणना झालेली आहे। त्याच्या स्टॅटिस्टिक्स फिगर्स आपल्याला आता मिळतील आणि आत्ताच्या जनगणनेनुसार आपल्या देशामध्ये अप्रॉक्सिमेटली 140 करोड लोकसंख्या असं सांगितलं जातं। 2011च्या लोकसंख्येमध्ये ही जनगणना 121 कोटी होती। ते 121 कोटी लोकसंख्या आपली 10 वर्षापूर्वीची होती, आता रिसेंटली ते 135 ते 140च्या आसपास असेल। तर याच्यामध्ये ज्यावेळेला 10 वर्षापूर्वी जनगणना झाली त्याच्यामध्ये 2 महत्त्वाच्या गोष्टीचा अभ्यास त्यावेळेला केला होता। त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की आपल्या देशामध्ये असणारं महिला आणि पुरुष यांचं गुणोत्तर किती आहे, एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचा रेशो किती आहे। तर आपल्याला त्यावेळेला अभ्यास आणि निष्कर्ष असे काढलेले होते की 52 पुरुष आहेत आणि 48 महिला आपल्याकडे त्यावेळेला उपलब्ध होत्या। सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या, अनेक कायदे त्या ठिकाणी पारित केले, अवेअरनेसचे प्रोग्राम हातामध्ये। पण ह्या बदलांचं एक वैशिष्ट्य लक्षात घ्या। हे बदल कसे झाले? इथे जगतापजी आणि त्यांचे कोणीतरी सहकारी बसले आणि त्यांच्या मनात काहीतरी आलं म्हणून त्यांनी हे बदल केलेले नाहीत। त्यांनी सगळी पार्श्वभूमी सांगितली की आपण गेली अनेक वर्ष या क्षेत्रामध्ये काम करतो आहोत, संघटित असंघटित कामगारांच्या शिक्षणासाठी काम करतो आहोत। आपले काही फीडबॅक आले
त्या फीडबॅकचा त्यांनी विचार केला आणि त्या विचारांनंतर हे बदल केलेले आहेत. आता बदल कशासाठी केलेत तर त्यांनी ते सांगितलं की बदल हे जे काही केलेले आहेत ते आपल्या कार्यक्रमांचा जो इफेक्टिव्हनेस आहे, परिणामकारकता जी काही आहे ती वाढवण्याकरता केलेले आहे. मग त्याच्यासाठी त्यांनी सांगितलं की की रेकग्निशन मिळणार आहे, कारण तुम्ही फाउंडेशनचं काम करताय. लक्षात असेल तुम्हाला पायरी कधी दिसत नाही, कळस नेहमी दिसतो किंवा बिल्डिंग नेहमी दिसते, पण आपण सगळे फाउंडेशनचे दगड आहोत आणि ह्याच्यावरच पूर्ण कौशल्य विकासाची किंवा आपली जी स्किल हब करायची आहे तिची सगळी इमारत उभी राहणार आहे. त्यामुळे आपलं काम महत्त्वाचं आहे. हे झालेले चेंजेस आणि तुम्ही करत असलेलं काम महत्त्वाचं आहे, हे पहिलं लक्षात ठेवा. कारण तुमच्याकडे ती स्किल ऑलरेडी आहे. विद्यार्थ्यांना जमा करणं, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणं, विद्यार्थ्यांना पटवून देणं, त्यांना कार्यक्रमाकरता प्रोत्साहित करणं, आणणं, हे काम सोपं नाही आहे. तुमची स्किल्स असल्यामुळे, तुम्ही तुमची स्किल वापरत असल्यामुळेच हे काम मोठ्या प्रमाणावर उभं राहणार आहे. तर तुम्हाला एक मी आज मुद्दाम, परवा मी 2 दिवसात नाही देऊ शकलो, पण एक तुम्हाला छान स्किलचं उदाहरण आज मी आणलं आहे. कदाचित पहिल्यांदा 2016ला ते NSDCच्या वेबसाईटवर होतं. आता माझ्याकडे त्याचा पुरावा नाही आहे, पण तुम्हाला पटेल असं ते उदाहरण आहे. एक तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ना की 1947ला आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आज 2014पर्यंत आपल्याला वाट पाहावी लागली की एक वर्कर पंतप्रधान, आपला कोणतरी वर्किंग काम करणारा माणूस पंतप्रधान झाला आहे. इस अवसर पे बृहन मुंबई महानगर पालिका के भी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे हैं. वहीं हमारे बीच मौजूद हैं विनोद जी, जो कि बृहन मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत हैं. क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं. विनोद जी, आज जो प्रोग्राम रखा गया है तो बृहन मुंबई महानगर पालिका को किस तरीके से फ़ायदा है इस प्रोग्राम से? ये जो संस्था है श्रमिक शिक्षा बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है. जो कुछ असंगठित कामगार है, संगठित कामगार है, इनके बायलॉज है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो आम जनता तक कैसी पहुंचनी चाहिए, इसका प्रयास ये संस्था के माध्यम से किया जाता है. और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाए और ये संस्था के माध्यम से ज़्यादा लोग लाभ उठाए, ये इसके पीछे का मकसद है. नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत हूँ, तो किस तरीके से एक संबंध है आपका? क्योंकि अगर कामगार की बात की जाए तो बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी सैकड़ों कामगार लगे हुए हैं, तटस्थ हैं. वहीं कुछ लोग तटस्थ भी हैं, नहीं भी करते हैं और डेली बेस पे काम किया करते हैं बृहन मुंबई महानगर पालिका के. तो किस तरीके की सुविधा मिल रही है आपका? इनसे किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? मतलब इनसे शिक्षा मिलती है. जो भी रूल्स है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसी पहुंचनी चाहिए और उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए. कार्यशाला के माध्यम से ये लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लेते हैं. जैसा हमारा अलग अलग एरिया है, स्लम्स एरिया में ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और उनके माध्यम से जो भी स्कीम्स है वो लोगों को बताते हैं. नहीं, ये भारत सरकार का है, तो ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार का योजना है. तो आप अन्य ज़िले भी हैं, तो अन्य ज़िलों में किस तरीके की व्यवस्था देते हैं? अन्य ज़िलों में इनका जो कार्य क्षेत्र है वो हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं. तो जो संस्था इनसे जुड़ी हुई है वहाँ पे ये अवेयरनेस का कैंप करते हैं, वहाँ जाते हैं. वहाँ जाते हैं. धन्यवाद. तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के बारे में, हमारा सिटी न्यूज़? अभी HCN चैनल जो है, जो सामाजिक बांधिलकी रख के काम करते हैं, जो भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सामाजिक संस्था है, उनको उत्तेजन देने का काम हमारे यासीन भाई हमेशा करते हैं. तो ऐसा ही ये जो प्रोग्राम है उनके लिए वो अपना योगदान देते हैं. तो इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और HCN चैनल ऐसा ही आगे बढ़ते रहे और लोगों तक पहुँचते रहे, ये शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. आपने देखा यह सभा की जा रही थी, लोगों को एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है. मैं यहाँ श्रमिक संगठन जो संस्थान है भारत सरकार का, उसके द्वारा एक ट्रेनिंग दी जा रही है संगठित और असंगठित कामगारों का. वही आज हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के जो इस संस्थान के शिक्षा अधिकारी चंद्रसेन जगताप जी. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आइए हम जानते हैं क्या राय है उनकी कि आज उन्होंने जो ये सभा का आयोजन किया है, किस तरीके का सभा रहा है और क्या कहना चाहे हैं लोगों के बीच में. चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है. और आप हमें ये बताएं, आज आपने जो सभा रखी है वो किस तरीके का सभा रहा? ॲक्च्युली केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड
अभी इसका नामकरण दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड ऐसा हुआ है। हम श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंडर हम काम करते हैं। सारे देश में 121 करोड़ 20 की 2011 एक मिनट कट करा थोड़ा सा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एससीएन न्यूज़ में। और आज आपने एक सभा की है, तो किस तरीके का सभा रहा है, क्या मकसद रहा है इसका? नमस्कार, पहले मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंडर हम काम करते हैं। 1958 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से लेके आज तक हम दोनों संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण देने का काम हम करते हैं। एक आधा छोटा सा शहर अगर हम लेते हैं तो उस शहर में जो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए पढ़ाई और शिक्षा देने के लिए उस शहर में कम से कम 50 के ऊपर अलग अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार हमारे देश में 50 करोड़ पॉपुलेशन संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का है। तो इन श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग एजुकेशन देना, उनके लिए पब्लिकेशन करना, सरकार की योजनाएं उनके तरफ पहुंचाना और उनका सक्षमीकरण सबलीकरण करना, ऐसा काम करने वाला देश में एक ही संस्थान है। उसका नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड। अभी हमने जो प्रोग्राम किया है 3 दिन का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, प्रशिक्षक लोगों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया था। इसमें अलग अलग से सामाजिक संस्थाएं, कामगार शिक्षक, फैसिलिटेटर, सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए काम करने वाले हैं, आगे जाके उनको संगठित करने वाले हैं। सरकार का जो उद्देश्य है और श्रमिक शिक्षा बोर्ड का जो उद्देश्य है उनके तरफ पहुंचाना है, इसलिए वो हमने 3 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था। सर आपका जो संस्थान है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा है, तो आज आपने जो व्यवस्था की है, अगर संगठित क्षेत्रों की बात की जाए तो संगठित क्षेत्रों में प्रायः पेंशन का प्रावधान है, वेतन का प्रावधान है। तो संगठित क्षेत्रों से अलग जो असंगठित क्षेत्र है, जहां कामगार लोग जीते हैं, खाते हैं, जो भी है रोज़मर्रा के जीवन जी रहे हैं किसी तरीके से, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है सरकार ने? अच्छा सवाल आपने किया कि इसके पहले कुछ साल पहले संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सारे कानून हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले भी बने थे और स्वतंत्रता के बाद भी बने। जितनी भी वेलफेयर स्कीम थी वो संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बनाई गई थी। खास करके आपने जिसका जिक्र किया, पेंशन का है, प्रोविडेंट फंड का है, कॉम्पेंसेशन का है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट का है, जितने भी सारे स्कीम्स थे वो लॉ के द्वारा हम लोगों को देते हैं, वो संगठित क्षेत्र के लिए काफ़ी मर्यादित थे। लेकिन बाद में हमको ऐसा पता चला, हम सबको पता चला कि संगठित क्षेत्र से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनके लिए कोई भी कानून आज तक अनफॉर्चुनेटली गठन नहीं हुआ था। इसलिए सरकार ने पिछले कई सालों से इनिशिएटिव लिया, पुढाकार लिया और सरकार ने सोचा है कि इन लोगों के लिए हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए अभी थोड़े पैमाने पे उनके लिए कुछ श्रमिक प्रावधान भी अभी बनने लगे हैं, प्रोविजंस आने लगी है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कैसा हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है। ये जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, उस प्रशिक्षण के द्वारा उनका सक्षमीकरण और सबलीकरण ज़्यादा हो सके, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। जो माइग्रेंट लोग हैं उनके जो सारी जो असुविधा है दूर हो जाए और उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षितता मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार प्रयास कर रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय प्रयास कर रहा है और इन प्रयासों की जन जागृति लोगों तक पहुंचाना एक काम हमारी संस्था के द्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हम कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर असंगठित क्षेत्रों की भी बात की जाए तो मर्द जो वर्ग कहा जा सकता है, पुरुष वर्ग जो कहा जा सकता है, वो तो कुछ न कुछ कर लेता है। लेकिन दिक्कत ये आती है महिलाओं के लिए कि महिलाएं क्या करें। तो अमूमन है हमारे इस भारत देश में महिलाएं जो है हाउस वाइफ रह कर ही रह जाती हैं। तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जो शिक्षण संस्थान कराया जा रहा है, महिलाओं का क्या ध्यान रखा जा रहा है इस सिलसिले में? खास करके हम महिला श्रमिकों को ज़्यादा प्रशिक्षण देने का प्रयास हम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में पुरुष लोग हमारे प्रशिक्षण के दायरे में नहीं आते। लेकिन आपने जो सवाल अभी रेस किया है, क्योंकि एक महिला अगर प्रशिक्षित हो जाती है, सक्षम हो जाती है, इससे सारा समाज और कुटुंब प्रशिक्षित हो जाता है। अगर एक आदमी अगर प्रशिक्षित होता है तो एक आदमी प्रशिक्षित होता है, सारा कुटुंब प्रशिक्षित नहीं होता। इसलिए ये सारा हम जो योजना अलग अलग से स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, खास करके महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट देने का हम प्रयास करते हैं, ताकि ये महिलाएं आगे आए, घर से बाहर निकले, उसका बेनिफिट समाज को हो जाए और वो हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग था कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती है, पुरुषों के कंधे को कंधा लगा के काम नहीं करते, उससे बाहर पड़ के महिला भी कुछ कर सकती है। और जब तक किसी भी अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योग्य कंट्रीब्यूशन अगर समाज को नहीं मिलेगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। वो श्रमिक आगे आते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी वेलकम उसका करना चाहिए। ये है कि जो मुंबई की बात अगर की जाए या दिल्ली जैसे ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात की जाए तो उस शहरों में देखने को मिलता है जगह की कमी होती है। तो आज दिक्कतें महिलाओं के यह आ रही है कि किसी तरीके का अगर कुटीर व्यवस्था भी की जा रही है और सरकार द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है तो उनको कहाँ स्थापित किया जाए, इस सिलसिले में दिक्कत आती है स्लम एरिया में कि किस जगह स्थापित किया जाए उस कुटीर उद्योग को, जहां और महिलाएं भी प्रशिक्षित हो सके। तो इस सिलसिले में आपकी सरकार जो है, भारतीय सरकार, इस समय जो भारत की सरकार है, वो क्या कर रही है? एक्चुअली हम प्रयास कर रहे हैं कि खास करके महिलाओं को दिक्कत ऐसी है कि घर के ज़्यादा दूर जाके वो काम नहीं कर सकती है। जो भी महिला झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली है, खास करके उनकी समस्या ऐसी होती है कि हम काम करने के लिए तैयार है, सरकार की अलग अलग योजनाएं हमारे लिए है, उसका फ़ायदा लेने के लिए भी हम तैयार हैं, हम व्यवसाय उद्योग धंधा करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी एक अड़चन ऐसी है कि हम ज़्यादा दूर जाके हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको घर भी संभालना है, बच्चों को संभालना है, कुटुंब की बाकी की लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम चाहकर भी ये काम नहीं कर सकते। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी श्रमिक शिक्षा बोर्ड है, उन्होंने ये प्रयास अभी हमने काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं कि उन महिलाओं के लिए उसी महिलाओं के प्रीमाइसिस में, घर के आसपास या वो जहाँ रहती है उसी जगह के नज़दीक एखादा समाज मंदिर रहेगा, वहाँ हम जाके उनको अलग अलग ऐसे 300 व्यवसाय हमने चॉइस किए कि उसके ऊपर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और अलग अलग व्यवसायों के ऊपर हम उसको प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो घर के पास ही रह के, घर के नज़दीक रहकर ऐसे व्यवसाय करने के लिए वो प्रवृत्त हो जाए, उनको चालना मिले और वो उसका प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, उसकी बिक्री कैसी करनी चाहिए, मार्केट कैसा ढूंढना चाहिए, ये ट्रेनिंग देने के बाद का भी हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो अभी हमको काफ़ी सारे हमने ऐसे महिलाओं को नोटिस किया है कि हमारे प्रशिक्षण के द्वारा आज वो उद्योजक बनी है और हज़ारों महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया। पंत प्रधान मोदी जी, हम समझ रहे हैं कि श्रम मंत्रालय जो है एक विशेष योगदान दे रही है लोगों को कि असंगठित क्षेत्रों में भी काम करने वाले लोग उभर कर सामने आए, महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों। तो इस सिलसिले में नई योजना क्या आई है? हमारे माननीय पंत प्रधान जी हैं, हमारे माननीय श्रम मंत्री जी हैं, हमारे बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय ब्रिजेश जी उपाध्याय जी हैं और हमारे जो अभी के डायरेक्टर जनरल है सम्माननीय राहुल जी भगत सर। तो ये काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी हमने जो 3 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थाओं के लिए किया है, तो उनका एक विजन है, उनका एक मिशन है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाए और हमारा जो टारगेट है कि 50 करोड़ लोगों के पास हमको पहुंचना है, श्रमिकों के पास पहुंचना है, उनका एम्पावरमेंट करना है, ताकि हम जो प्रगत भारत का सपना देख रहे हैं, महासत्ता भारत का सपना देख रहे हैं, जब तक ये 50 करोड़ श्रमिक सक्षम नहीं बन रहे हैं तब तक ये हमारा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए माननीय मोदी सर का जो सपना है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों का सक्षमीकरण होना चाहिए, सबलीकरण होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारा बोर्ड भी आज काम कर रहा है।
देखा ये चंद्रसेन जगताप जो कि जोनल डायरेक्टर इंचार्ज थे, इनका यह कहना है कि सरकार द्वारा कई तरह का सहयोग मिल रहा है। संगठित क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक पेंशन दी जाती है, वेतन दी जाती है, लेकिन वहीं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले चाहे पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इनका यह योगदान रहा है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से यह लोगों को अवगत करा सके कि किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा दी जा रही है, ताकि उन सुविधाओं को पाकर लोग आगे भविष्य में प्रगत हो सकें। मैं मुकेश शाही यासीन शेख के साथ एशियन न्यूज़ मुंबई।